चलिए उसी श्रेणी में हम फाइनेंस कमीशन को जिक्र करते हैं। पहले इनके हम संवैधानिक प्रावधानों पर डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ गिवन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का जिक्र आता है। क्या आता है आर्टिकल 280 क्या बोलता है संविधान का? प्रेसिडेंट आफ्टर 2 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर every 5 years has to constitute a finance commission of India। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया? तो राष्ट्रपति हैं जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पिछले जो थे वो थे 14th फाइनेंस कमीशन, ओके, जिनकी रिकमेंडेशंस कंप्लीट हो जा रही थी 2020 में। 2020 1 अप्रैल से लेकर के 2025 31 मार्च तक रिकमेंडेशंस आनी है इस 15th फाइनेंस कमीशन की। पिछला फाइनेंस कमीशन था YV रेड्डी फाइनेंस कमीशन, 14वां फाइनेंस कमीशन, 14वां वित्त आयोग। इस बार का फाइनेंस कमीशन है NK सिंह। लेकिन इस फाइनेंस कमीशन के तहत 5 नहीं 6 बरस के लिए प्रावधान दिए जाएंगे, 6 ईयर, माने 2026 31 मार्च तक। रीजन खूबसूरती से बताएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा, ओके। लेकिन पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन बनाता है फाइनेंस कमीशन? राष्ट्रपति। प्रावधान कहां गिवन है? संविधान में खुद, आर्टिकल 280। और पहला फाइनेंस कमीशन कब बना? 1951। और ये कौन सा फाइनेंस कमीशन है? 15th। एज इट इज ही ये क्वेश्चन आते हैं। अब क्या कहते हैं, क्या क्या आता है समझिए। क्या करता है फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू द, रेकमेंड करते हैं। अब प्रेसिडेंट ने बनाया है तो प्रेसिडेंट को ही रिकमेंड करेंगे। किस संबंध में, किस रिलेशन में? ये पॉइंट, पहला पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट of the net proceeds of taxes which are to or may be divided between them and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds। यानी कि वो टैक्सेस जो टैक्सेस सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होने बनते हैं, सारे नहीं, वो टैक्सेस जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होने बनते हैं, उन टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि सेंटर से स्टेट्स को कैसे जाएगा। इट इज़ कॉल्ड द वर्टिकल स्प्लिट। और स्टेट्स के बीच में फिर वो जो हिस्सा कट के गया है, जैसे एक बड़ा सा पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़े का कितना टुकड़ा कट के राज्यों में चला जाएगा, फिर उस कटे हुए टुकड़े के कितने टुकड़े राज्यों में बटेंगे। किसी को छोटा टुकड़ा आएगा, किसी को बड़ा वाला टुकड़ा आएगा, उसे कहते हैं शेयरिंग। वो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है। लेकिन ये जो कट के गया है ये वर्टिकल स्प्लिट है। तो वर्टिकल स्प्लिट एंड हॉरिजॉन्टल शेयरिंग होती है, ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे होती है उन टैक्सेस में जो टैक्सेस डिवाइड होने बनते हैं। नेट प्रोसीड शब्द का अर्थ समझ आ जाएगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो मैं दोबारा लाइन पढ़ता हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस which are to or may be divided between them and the allocation between the states of the respective share of such proceeds। केंद्र राज्य के बीच में, राज्य राज्य के बीच में, ओके। अगला, the principles which should govern the grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund in India। यानी कि केंद्र के द्वारा राज्यों को ग्रांट्स इन एड दी जाती हैं। देखिए टैक्सेस तो में डिवीजन तो दे ही दिया, इसकी एड में, इसकी मदद समर्थन में ग्रांट्स भी दी जाती हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती हैं। वो ग्रांट्स कितनी दी जाएं, किन सिद्धांतों पर दी जाएं, कौन कौन सी दी जाएं, यह भी तय करता है फाइनेंस कमीशन। यह भी बड़ी बात है। एज इट इज़ ABCD ऑप्शन आएगा, लिख देना। अगला, any other matter referred to the commission by the president in the interest of the sound finance। very good। तो यहाँ से एक बात समझ आती है कि फाइनेंस कमीशन सिर्फ और सिर्फ एक इनेबलिंग बॉडी नहीं है जो केंद्र और राज्य के बीच में कैसे टैक्सेस का बंटवारा हो इसी प्रोसेस को इनेबल करता है। नो नो,
ये एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के तौर पर काम करते हैं और प्रेसिडेंट इन्हें टर्म ऑफ रेफरेंस TOR के तहत ऐसे भी रेफरेंसेस सबमिट कर सकते हैं कि कैसे फाइनेंसेस को साउंड किया जाए, आप उसके लिए भी सुझाव दें। और जैसा जैसा मैं फाइनेंस कमीशन पढ़ाऊंगा आगे आगे आपको फीलिंग आ जाएगी कि फाइनेंस कमीशन का एक एक कदम साउंड फाइनेंस की दिशा में बढ़ रहा है और एक एक पैसा कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज हो इस कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि संविधान बनाने वालों ने हर संस्था ऐसी बनाई है कि उसमें इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डाले हैं कि जब समय आएगा, जब वो बॉडीज़ एनलाइटन होंगी, जब वो स्ट्रॉन्ग होंगी, डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, हर बॉडी अपने अपने उस राइट को यूज़ करेगी तो वो इतनी अटमोस्ट रेलेवेंट हो जाएगी अपने कॉज को लेकर के कि उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन और उस समय के टाइम को ये सर्व कर पाएंगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कभी रिडंडेंट नहीं हुआ इंडिया का, ये खासियत है। आगे आ जाता है द कमीशन शैल डिटरमिन the procedure and shall have such powers in the performance of their functions as parliament may by law confer on them। और पार्लियामेंट ने जो जो काम इसे करने को दिए हैं उन कामों के निर्वहन करने के लिए अपने प्रोसीजर्स एंड अपनी पावर्स को ये डिसाइड करता है। द कमीशन शैल डिटरमिन देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव सच पावर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का कंसेप्ट तो दे दिया, लेकिन उस फाइनेंस कमीशन के पास किस तरह की शक्तियां होंगी काम करने को लेकर के वो पार्लियामेंट निर्धारित करेगी और वो पर्टिकुलरली फाइनेंस कमीशन उन शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने काम को कैसे निर्धारित करता है, डिटरमिन करता है, वो फाइनेंस कमीशन तय कर सकता है। इस आर्टिकल 280 के बाद दूसरा आर्टिकल है 281। तो फाइनेंस कमीशन से जुड़े यहाँ पर दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 280, आर्टिकल 281। आर्टिकल 281 क्या कहता है? इट इज़ रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्या है ये? द प्रेजिडेंट हैज़ टू ले द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन एंड इट्स एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को अपनी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करता है और राष्ट्रपति फिर उसे लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में प्रेजेंट करवाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आर्टिकल 281 के तहत होता है। कमीशन के अंदर कुल 6 लोग होते हैं, जिसमें से एक कमीशन के चेयरमैन होते हैं जो हैं इस समय NK सिंह, एक कमीशन के सेक्रेटरी होते हैं, 4 कमीशन के मेंबर होते हैं। कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो या तो हाई कोर्ट जजेस की कैपेबिलिटी रखते हों बनने की या उनकी पोजीशन पर पहुंचने की क्वालिफिकेशंस रखते हों, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा उनके निकालने की, उसको किस बेसिस पे निकाला जा सकता है, कितनी सैलरीज दी जा सकती हैं, कितने अलाउंसेस, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। निकालने के ग्राउंड वही हैं, मिसबिहेवियर की कंडीशन यहाँ पर दी गई है, इनकैपेसिटी की कंडीशन यहाँ पर दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस कमीशन 5 साल के बाद ही बनेगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो चाहे तो 5 साल पूरे होने से पहले भी फाइनेंस कमीशन ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि 5 साल तक उसके रिकमेंडेशन चलेंगी, अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल पहले भी ख़त्म किया जा सकता है और दूसरा फाइनेंस कमीशन बनाया जा सकता है, उसकी सिफारिशें लागू की जा सकती हैं। पहली बात समझ में आई? एवरी 5 ईयर तो बोला है, लेकिन बिफोर दैट भी हो सकता है। इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब सबसे बड़ी बात, फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन द नेचर, नॉट ऑब्लिगेटरी। केंद्र सरकार इसे माने या ना माने, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एडवाइजरी है, सरकार के ऊपर बाउंड नहीं है। सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं गिवन कि ये रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, ये एडवाइजरी कैरेक्टर की हैं। मतलब ये केंद्र सरकार का एक विवेक है कि वो कितनी शर्तें मानती हैं और राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है कि वो बाउंड कर दे केंद्र सरकार को कि आप फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को मानिए। इस तरह का प्रोविज़न अवेलेबल है। आई बात समझ में? तो फाइनेंस कमीशन का रोल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाना। देखिए, हमने आपको बहुत ही खूबसूरती से सेंटर स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस कराए, उसके बाद मेगा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़े और उसके बाद हमने फाइनेंशियल रिलेशंस को पढ़ा। फाइनेंशियल रिलेशंस के बाद आपके सामने टॉपिक आया, क्योंकि फाइनेंशियल रिलेशंस में ही फाइनेंस कमीशन का कंसेप्ट था। उसके बाद आज हम इसके अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं,
जिसमें हम सेंटर और स्टेट के इन रिलेशंस में जो कन्फ्लिक्ट हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जब उन कन्फ्लिक्ट्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए समय समय पर कमीशंस बने हैं, जैसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC 1966 में बना, एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने वाला कमीशन, रिफॉर्म्स लेके आने हैं, नए परिवर्तन लेकर के आने हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, 1969 की कहानी है, राजमन्नार कमीशन आया, राजमन्नार कमेटी नियुक्त की तमिलनाडु सरकार ने। फिर आगे बढ़ेंगे, सरकारिया कमीशन आएगा, पंछी कमीशन आएगा। तो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस हम इस देश में पढ़ेंगे और बाकी के ये कमीशंस जो मैंने अभी आपको समझाएं। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जब भी मैगजीन्स पढ़ते हैं, कहीं पर भी आप कोई डिस्कशन सेंटर स्टेट के रिलेटेड या पॉलिटिक्स के रिलेटेड पढ़ेंगे, आपकी बातचीत में, अखबारों में, किसी भी तरह के मैगज़ीन या बुक में इन कमीशंस का जिक्र ऑलवेज़ रहेगा। आप किसी भी तरह के करंट या कंटेम्प्रेरी इशू को तभी समझ पाएंगे जब आपने सेंटर स्टेट रिलेशन का पूरा चैप्टर किया है और एट द एंड इन कन्फ्लिक्ट्स को पढ़ते हुए इसके निवारण हेतु लाए गए उन कमीशन कमेटियों की रिपोर्ट्स को पढ़ा है। हालांकि वो कमीशंस और कमेटीज़ ऑलवेज़ एडवाइजरी नेचर में रहे, यानी कि उनकी रिकमेंडेशंस सरकार पे बाउंड नहीं थी कि सरकार को वो सुझाव, वो रिकमेंडेशंस मानने ही थे, वो एडवाइजरी नेचर के थे। लेकिन फिर भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है देश की राजनीतिक इतिहास में, क्योंकि उनसे आपको ये समझ में आता है कि सही मायने में राज्यों की मांग क्या है, सही मायने में केंद्र राज्य के संबंधों में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी फ्यूचर में हमें उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है तो हमें इन कमीशंस को, इन कमेटीज़ की रिपोर्ट्स को रेफ़र करना पड़ता है। तो ऑलवेज़ आप किसी भी तरह के कंटेम्प्रेरी इशू को पढ़ें या कभी भी इस टॉपिक को अप्रोच करें, ये सेगमेंट जो आज डील हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलवेज़ कंटेम्प्रेरी हो जाता है जैसे ही सेंटर और स्टेट के बीच में कभी कोई कन्फ्लिक्ट आए। हमेशा राज्य ये कहते पाए गए हैं कि फर्स्ट या सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की या सरकारिया कमीशन का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, इनकी रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए, लागू किया जाए, लागू किया जाए। तो आप किसी भी तरह के डिस्कशंस में हैं, किसी भी तरह के मेंस राइटिंग में हैं या किसी भी प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सुझाव, ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। केंद्र राज्य के संबंधों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन ये टॉपिक कभी भी अप्रोच नहीं हो सकता था यदि आपको बारीकी से लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर और स्टेट के ना कराए गए होते। जब आपको वो करा दिए गए हैं तभी इसका समय आता है, क्योंकि इसमें दिए कन्फ्लिक्ट ही आपको अंडरस्टैंड तब होंगे जब उन कन्फ्लिक्ट के पीछे जो सब्सटेंस है वो आपने पढ़ा हो। और सब्सटेंस के तौर पे हमने आपको लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस कराए हैं। क्लियर हुई बात? जब आपके पास वो सब्सटेंस है तो आप कन्फ्लिक्ट को बहुत बेहतर तरीके समझ सकते हैं। इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स को आज हम समझने जा रहे हैं। आपके सामने मैंने पहले कन्फ्लिक्ट लिखे हैं, टोटल 12 तरह के कन्फ्लिक्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैं इनकी डिटेलिंग करूँगा, हर तरह से कंसेप्चुअली इन्हें आपको समझाऊंगा। और फिर जब आपने एक बार ये सारे कन्फ्लिक्ट पढ़ लिए तो फिर आप ऑटोमेटिकली ही वो सभी कमीशंस और कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस को समझ जाओगे, क्योंकि वो इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए ही आई हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स क्लियर हो गए तो वो रिकमेंडेशंस आपको कभी भूलेंगी नहीं। बस वो किस कमीशन या किस कमेटी ने दी है इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी सब कुछ ऑर्गेनिकली ही आपके अंदर डेवलप होगा कि यही रिकमेंडेशंस, यही एडवाइजेस तो बनती थी देनी, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ही इन एरियाज़ में था। 1967 तक सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिले। उसका कारण था कि केंद्र और राज्य में लगभग एक ही पार्टी की सरकार थी, जैसे कि कांग्रेस की। क्योंकि कांग्रेस केंद्र और राज्य दोनों में ही सत्ता में थी राज्यों में, इसकी वजह से किसी तरह के कन्फ्लिक्ट या टसल हुई नहीं, क्योंकि सिंगल पार्टी ही हर जगह पर रूल कर रही है और जो पार्टी की आइडियोलॉजी है या पार्टी की कमांड है या पार्टी की विश है वो प्रिवेल करेगी ही। और जब केंद्र के स्तर पर वो आइडियोलॉजी, वो विश प्रिवेल कर गई है तो राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकारें हैं, तो फिर वो सरकारें केंद्र की उस आइडियोलॉजी, उस एक्शन, उस पॉलिसी, उस स्कीम या उस लॉ को कभी भी चैलेंज या कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि सेम पार्टी की ही सरकार केंद्र और राज्य में दोनों जगह पर है। लेकिन 1967 के अराउंड जब राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगीं, यानी कि गैर कांग्रेस पार्टियों की सरकारें बनने लगीं, तब राज्यों के द्वारा
जब केंद्र के उठाए गए कदमों के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाने लगी तब राज्यों ने अपने लिए स्वायत्तता मांगी। यानी कि कुल 9 राज्य ऐसे थे जहां पर 1967 के अराउंड स्टेट्स में नॉन कांग्रेस पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनी। इससे केंद्र में भी कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर पड़ी, क्योंकि राज्यसभा में उनकी सीटें कम पड़ गई, क्योंकि राज्यसभा की सीटें राज्यों से होकर के आती हैं, स्टेट से होकर आती हैं, और स्टेट में अगर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं तो ये बात बट ऑब्वियस है कि सेंटर में भी पार्लियामेंट में कांग्रेस की पोजीशन वीक पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा में तो सीधे जनता ने वोट किया है तो उसमें तो चलिए वो मेजॉरिटी में है ही, लेकिन राज्यों के कैंडिडेट आएंगे, राज्यसभा में कैंडिडेट राज्य की विधानसभा के एमएलए वोट डाल करके चुन के भेजते हैं। ऐसे में राज्य में जिस पार्टी की सरकार है लगभग उनका डोमिनेंस बढ़ जाता है राज्यसभा में। इस वजह से जब भी कोई बिल पास कराना है तो वो तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, फिर कानून बनता है। इस तरह से लोकसभा में बिल पास हो जाने के बाद राज्यसभा में फंस जाने की एक टेंडेंसी रहती है अगर राज्यसभा में आपकी पकड़ नहीं है, और वो पकड़ तब हो सकती है अगर राज्यसभा में आपके मेंबर अच्छे खासे हैं, और वो मेंबर तब हो सकते हैं अगर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, क्योंकि राज्यों की विधानसभा के एमएलए जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट करते हैं, सीधी उस राज्य की जनता राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट नहीं करती। लेकिन लोकसभा के कैंडिडेट्स के लिए, लोकसभा के मेंबर के लिए किसी भी स्टेट की कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीधी जनता वोट करती। ठीक है दोनों ही मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा है लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अपर हाउस के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के मेंबर, आप सबको पता होना चाहिए, नहीं तो पता हो गया होगा अब, कि उनको वोट करते हैं पर्टिकुलर उस स्टेट के एमएलएस, उस विधानसभा के सदस्य विधायक। लेकिन जो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको वोट सीधे आप करते हैं आम चुनाव में, इसलिए वह आम चुनाव कहलाते हैं। ठीक है, तो अब होता ये कि 1967 में कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर पड़ गई, 9 राज्यों में भी नहीं रहे और केंद्र में भी पकड़ कमज़ोर पड़ी, और जब केंद्र से बन करके आ रहे कानून, नियम, नीतियाँ राज्यों ने इनकी खिलाफत करनी शुरू की, तब जाकर के ये जो डिबेट है ये काफ़ी स्ट्रांग हुई कि कंट्री में स्टेट्स जो हैं उनका स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें किस तरह की अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें मजबूत हो गई। तो स्टेट्स ने अपनी ऑटोनॉमी मांगी, स्टेट्स ने अपने फाइनेंशियल राइट्स मांगे कि हमें फाइनेंसेस में शेयर ज़्यादा दिया जाए, स्टेट ने लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल स्फेयर में खुद की एक एग्जिस्टेंस को उस समय में पुख्ता करके स्थापित करना चाहा। ये एक ट्रेंड उस समय से शुरू हुआ, और केंद्र और राज्य के बीच में सही मायने में कन्फ्लिक्ट भी आपको इस दौर में देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट उस दौर की हुई। अब उसी डेवलपमेंट के दौरान जब कन्फ्लिक्ट्स उभर करके आए तो ये श्रेणी, इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स निकल करके आते हैं, और इसी समय से फिर आप देखें, मैंने अभी आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस भी आने शुरू हुए, है ना, फिर राजमन्नार कमेटी भी बनी उस समय में। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत 1965 के बाद से हो गई। एक तरफ राज्यों में केंद्र गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी और दूसरी तरफ फिर कमीशंस बनने लगे, क्योंकि केंद्र राज्य के संबंधों को खंगालने के प्रयास होने लगे। देश में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इमेजिन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात तो प्रमाणित है। कंप्लीटली यूनिटरी भी नहीं है, कंप्लीटली फेडरल भी नहीं है, ना तो वर्ड यूनिटरी यूज़ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना वर्ड फेडरल यूज़ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये कोशिश हर जगह पर रही है कि फेडरल सिस्टम बने, क्योंकि राज्यों की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, और 7th शेड्यूल में गिवन स्टेट लिस्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि स्टेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के तहत ये क्लियर होता है कि सेंटर और स्टेट दो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एक केंद्र है और एक राज्य भी है, और जहाँ दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की अपनी शक्तियाँ हैं, दोनों के अपने अधिकार क्षेत्र हैं यानी कि जुरिस्डिक्शन है, दोनों की अपनी कार्य प्रणाली और संस्थाएं हैं यानी कि अपने प्रोसीजर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि ये संघात्मक यानी कि ये एक तरह का फेडरल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो उसी 7th शेड्यूल में रेजिडरी पावर्स का भी जिक्र है, और वो रेजिडरी पावर्स पार्लियामेंट के पास है यानी कि सेंटर की तरफ है। फिर उसी 7th शेड्यूल में गी थी इन लिस्टों में आगे जाके परिवर्तन ये आ जाता है कि यूनियन लिस्ट कंपैरेटिवली कन्फ्लिक्टिंग स्टेट में स्टेट लिस्ट से सुपीरियर है, कॉन्करेंट लिस्ट कन्फ्लिक्टिंग स्टेट में अगर आती है तो स्टेट लिस्ट से सुपीरियर है,
और कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने के प्रावधान है, लेकिन केंद्र का कानून टकराव की परिस्थिति में, कन्फ्लिक्टिंग स्टेट में राज्य के कानून के ऊपर रहेगा, तो वो सुपीरियर है। इस तरह के कई प्रबंधों से ये प्रमाणित होता है कि कई ऐसी सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं जिसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है राज्य के मुकाबले, कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पावर, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा अथॉरिटी सेंटर को दे रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, लेकिन स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही। ऐसा नहीं है कि उन्हें एग्जिस्ट कराने के लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट्स का जन्म भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो रहा है, जैसे सेंटर का जन्म कॉन्स्टिट्यूशन से हो रहा है। ये किसी तरह से फ्रांस, चाइना या जापान की तरह प्योर यूनिटरी सिस्टम नहीं है जिसमें सेंटर ऑल एम्पावर्ड है, ऑल पावरफुल है, लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिकन सिस्टम ऑफ फेडरेशन भी नहीं है जिसमें कि स्टेट्स इतने ही ज़्यादा पावरफुल हैं कि सेंटर या तो उनके बराबर होगा या उनसे कम भी लगेगा। यहाँ पर सेंटर, जब दोनों में मुकाबले की बात आ जाती है तो सेंटर को एक एज पोजीशन दी गई है, ओवरआर्किंग पोजीशन दी गई है, लेकिन स्टेट्स की एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित किया गया है, एंश्योर किया गया है। तो नॉर्मल टाइम्स में कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल रहता है, लेकिन जब भी डिस्टिंक्ट सिचुएशंस क्रिएट होती हैं या फिर एबनॉर्मल टाइम, जैसे कि एमरजेंसी हो जाती है, कोई नॉर्मल टाइम में कोई एमरजेंसी आ जाती है जिसकी आप एमरजेंसी पीरियड कहते हैं, तब कंट्री यकायक ही यूनिटरी हो जाती है। नॉर्मल टाइम्स में भी कंट्री स्टेट्स को फुल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन उस पर कंडीशंस हैं कि कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी हार्म नहीं होनी चाहिए, कंट्री की डाइवर्सिटी हार्म नहीं होनी चाहिए। जब ये होने लगता है तो उस पॉइंट पर फिर बहुत से प्रोविजंस ऐसे हैं जो यूनिटरी हो जाते हैं, चाहे फिर वो सिटीजनशिप की बात हो। हमारे देश में एक सिटीजनशिप है और उसके रिलेटेड कानून बनाने के अधिकार पार्लियामेंट को है, तो इससे क्लियर होता है कि एक लेवल पे यूनिटरी सिस्टम है। हमारे देश में एक संविधान है, राज्यों का अपना संविधान नहीं है, और उस संविधान में किसी भी तरह की फेर बदल करने की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी पार्लियामेंट में है। इससे पता लगता है कि एक लेवल का यूनिटरी सिस्टम है। हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनसे प्रमाणित होता है क्योंकि वो सारी शक्तियाँ ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड केंद्र के पास हैं। इससे प्रमाणित होता है कि एक यूनिटरी सिस्टम है। हमारे देश में एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन एक है। ये सारे सेंटर से रिलेशन रखते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि एक लेवल पर यूनिटरी सिस्टम है। राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति है और वो राष्ट्रपति कर रहे हैं, इससे क्लियर हो रहा है कि एक यूनिटरी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे कई प्रावधान हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर यानी कि फेडरल सिस्टम वाले लेक्चर में स्थापित किया था कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो यूनिटरी सिस्टम की तरफ इंडिया झुकता है, इसको दर्शाते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया फेडरल है। वो उस लेक्चर में बेहद खूबसूरती से हमने स्थापित किया है। लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि कंट्री क्यों प्योर फेडरल नहीं, क्यों प्योर तरह से यूनिटरी नहीं। इस वजह से कंट्री एक लेवल पर कॉसी फेडरल है। सेंटर स्टेट के कन्फ्लिक्ट्स को हमें यहाँ से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला कन्फ्लिक्ट जब हम अंडरस्टैंड करते हैं वो है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर। कन्फ्लिक्ट का रीज़न समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज़ को इम्प्लिसिट रखा, यानी कि एक लेवल पर एक्सप्रेस नहीं किया क्लियरली, पर हर प्रोविज़न में ही वो एक्सप्रेस हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है। एक पॉइंट में किसी एक वर्ड के तहत या किसी एक डेफिनेशन से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन प्रोविजंस के वाया एक्सप्रेस हो रहा है। इससे ये पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन उस कंसेप्ट को उस प्रोविजन तक सीमित रखना चाहता है, पूरे संविधान को वैसा नहीं बनाना चाहता। ध्यान से समझिए। जैसे नागरिकता वाले प्रबंध में नज़र आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन उस प्रोविजन में ये प्रोविजन लेके चल रहा है कि ये यूनिटरी है, लेकिन उसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी नहीं बनाया, सिर्फ सिटीजनशिप वाले एस्पेक्ट में यूनिट। इसी तरह से जब स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन सिर्फ स्टेट लिस्ट और उसमें दिए हुए सब्जेक्ट्स के मामले में वो है, अदरवाइज नहीं। तो ध्यान से सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बाय प्रोविजन चल रहा है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी प्रोवाइड करने से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बचते रहे हैं, और वो इन्होंने इसलिए किया है कि कोई भी एक आइडियोलॉजी इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में एक पॉइंट पे जाके रिडंडेंट हो जाएगी। ऐसे में इतनी बड़ी मेजॉरिटेरियन कंट्री, जहाँ पे मेजॉरिटेरियन की एक बड़ी मेजॉरिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें हो सकता है कि फिर किसी मौके पे जा कर के जब भी कोई ऐसी आइडियोलॉजी रिडंडेंट हो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा इस्टेब्लिश कर दी जाए, तो जब नई आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश करने की बात आए तो पॉपुलर डेमोक्रेसी वाले देश में, जहाँ पर कि जनता के हाथों वोटों से सरकारें चुनी जाती हैं, और जनता में जब इतना बड़ा वर्ग किसी एक कम्युनिटी से आने वाली जनता का हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, कैरेक्टर, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी
पूरी तरह से बदल ना दी जाए एक समय में जा करके कि संविधान ही परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी रिडंडेंट होने से रोकने के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक आइडियोलॉजी, किसी एक सोच सिद्धांत से परिपूर्ण होने से बचाया है। लेकिन जहाँ पर फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई एक सिद्धांत, सोच या फिलॉसफी लागू की गई है तो वो सारी सेकुलर और ह्यूमैनिटेरियन है। जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये कंसेप्ट्स किसी कम्युनिटी, कल्चर, कस्टम, मैनर से संबंध नहीं रखते। ये एक तरह के मनुष्य की एग्जिस्टेंस से इनका सरोकार है। मनुष्य है तो ये होने ही चाहिए। इनको क्लियरली एक्सप्रेस किया, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल फंक्शनिंग से जुड़ी आइडियोलॉजी, फिलॉसफीज़ को प्रोविजन बाय प्रोविजन उस प्रोविजन में एम्बेडेड रखा, लेकिन क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया कि राजनीतिक तौर पर कोई एक आइडियोलॉजी देश को हाईजैक ना कर ले, देश को पकड़ के ना रख ले अपनी गिरफ्त में। जैसे ना रशियन सोशलिस्ट हुए हम, लेकिन एक लेवल का सोशलिज्म तो था। जैसे ना यूरोपियन कैपिटलिस्ट हुए हम, लेकिन एक लेवल का कैपिटलिज्म। कहाँ पर? प्रोविजन बाय प्रोविजन, आर्टिकल्स बाय आर्टिकल क्लियर। इस किसी आर्टिकल में फील हो जाएगा अपन कैपिटलिस्ट है, किसी आर्टिकल में सोशलिज्म, सोशलिस्ट। लेकिन ना कैपिटलिस्ट वर्ड रखा ना सोशलिस्ट रखा। समझिए इस बात को। लेकिन जो जिनको क्लियर एक्सप्रेस करने से कोई टेंशन नहीं है, उन्हें तो प्रीएम्बल में ही एक्सप्रेस कर दिया और प्रीएम्बल सामने ही लगा दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से चलता है। आई बात समझ में? ये ही यूनिकनेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज दिन तक तटस्थ रखे हुए है। देश में कभी भी तख्ता पलट नहीं हुआ, सेना का कभी राज नहीं हुआ, लोकतांत्रिक सरकारें आई हैं, चलती रही हैं। देश ने एक बार आपातकाल देखा उस तरह का 1975-77, लेकिन 2 ही साल में जनता ने जवाब दिया, जनता पार्टी की सरकार बनी और लोकतंत्र ने फिर से खुद को स्थापित किया। सबने ये देखा। आई बात समझ में? तो इस तरह से चलते हैं। इसको और स्ट्रेंथन किया जुडिशरी ने नई नई थ्योरीज ला करके। तो पहला संबंध क्या है? राज्य ऑलवेज चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन उनकी इच्छा के मुताबिक हो। तो राज्य और केंद्र में संबंधों में ये भेद का अंतर, ये कन्फ्लिक्ट क्यों है, ये टकराव क्यों है? राज्य इमेजिन करके चलते हैं कि कंट्री प्योर फेडरल है, तो वो वैसे प्रोविजन मांगते हैं, इसलिए कन्फ्लिक्ट आते हैं। केंद्र मान के चलता है कि कंट्री काफ़ी हद तक यूनिटरी है, वो वैसे प्रोविजन मान के चलते हैं, इसलिए कन्फ्लिक्ट आता है। दोनों देश को अपने तरह बना लेना चाहते हैं। राज्य प्योर फेडरल बना लेना चाहते हैं, केंद्र प्योर यूनिटरी बनाने का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ना तो इसे यूनिटरी बनने दिया, ना केंद्र की चलेगी पूरी, ना इसे फेडरल बनने दिया कि ना राज्य की चलेगी पूरी। उन्होंने बीच में रखा है। और ऐसे सिद्धांतों के साथ चलना है तो फिर कॉपरेशन करना पड़ेगा, हार्मनी अटेन करनी पड़ेगी, मिलके चलना पड़ेगा। पर पार्टी पॉलिटिक्स में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब तक आपकी पर्सनैलिटी आपके वेस्टेड इंटरेस्ट से ऊपर ना उठ जाए। पार्टी पॉलिटिक्स में ये करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग आइडियोलॉजी से आई हैं, अलग अलग फॉर्मेट से आई हैं, उनके अलग अलग सिद्धांत हैं, फ़िलासफ़ीज़ हैं। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी, फ़िलासफ़ी से ऊपर उठ करके ये देख पाएँ कि अल्टीमेट एम हर आइडियोलॉजी और फ़िलासफ़ी का कंट्री को, कंट्री के सिटीजन्स को और ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। जब उस ग्राउंड पर आ जाएंगे फिर कन्फ्लिक्ट्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न वही वाले दिए हैं सारे, लेकिन अपन अपनी अपनी पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। ऐसे में हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट भी रेम्पेंट रहते हैं। ऐसे में कन्फ्लिक्ट्स होने नेचुरली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेज ही ऐसी रखी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्लिक्ट होगा। ना तो पूरे यूनिटरी हैं, ना तो पूरे फेडरल हैं, सब कुछ कॉसी है, अर्धसंघ है, कॉसी फेडरल। ओके, इसलिए कन्फ्लिक्ट हैं। तो कन्फ्लिक्ट पहला क्या है? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर। ये सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है राज्यों का। राज्य कहते हैं कि ये जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट और डिसमिसल है, ये इट इज़ नॉट करेक्ट। वाई? ध्यान से समझिए। कोई भी एक स्टेट है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम पंजाब स्टेट को लेके चलते हैं। पंजाब स्टेट में आप सब लोगों ने 5 साल के बाद वोट डाला, और वोट डाला तो मान लीजिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एमएलए सबसे ज़्यादा जीते पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि पंजाब की विधानसभा में। जब कांग्रेस पार्टी के एमएलए सबसे ज़्यादा हो गए, टोटल 117 सीट्स हैं, 117, और कांग्रेस पार्टी के एमएलए ज़्यादा जीत गए, तो नेचुरल सी बात है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अब सरकार बनाएगी। तो कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली। जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री बन गए कैप्टन अमरिंदर सिंह और बाकी बने उनके मंत्री। तो यहाँ पर पंजाब का एक अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट स्थापित हो गया। ये जो अमरिंदर सिंह हैं, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो हैं चीफ मिनिस्टर, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए। गवर्नमेंट यहाँ पर कौन है? एक तरह से एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का टेक्निकल वर्ड क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद के हेड ये हो गए, तो एक तरह से सरकार के हेड यही हैं। और ये चुनी है जनता ने।
लेकिन मैंने आपको एक दिन पहले भी बहुत खूबसूरती से समझाया कि ये तो हो गया हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, लेकिन एक हेड ऑफ़ द स्टेट भी है। और वो हेड ऑफ़ द स्टेट, हर स्टेट के मामले में कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर। तो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं पंजाब के गवर्नर। अब हो ये रहा है कि मुख्यमंत्री को चुना पंजाब की जनता ने, लेकिन जो गवर्नर है वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं। पंजाब राज्य की हर नीति उनके नाम पे लागू होगी, पंजाब राज्य का हर एग्जीक्यूटिव एक्शन उन्हीं के नाम पे होगा, यानी कि हर सरकारी काम प्रेसिडेंट के नाम पे गवर्नर के नाम पर उनके सिग्नेचर से होगा। लेकिन उन गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, उन गवर्नर का अपॉइंटमेंट केंद्र प्रेसिडेंट कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट यहाँ पर वर्ड टेक्निकली यूज़ हो रहा है, एक्चुअली में उनका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलना है। ऐसे में जब प्रेसिडेंट किसी भी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कर रहे हैं तो उनके हाथ में एक सील्ड पैकेट आता है। उस पैकेट को जब वो खोलते हैं उससे वारंट निकलता है जिसमें नाम होता है जिस पर्सन का, उसे वो गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं। यानी कि गवर्नर अपॉइंट करते समय प्रेसिडेंट की अपनी विश या अपनी चॉइस नहीं होती, उन्हें जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से पैकेट मिला उसमें जो नेम है वो पर्सन गवर्नर अपॉइंट हुआ। तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा हो रही है, लेकिन उस पर्सन का सही मायने में सिलेक्शन या चयन करना ये केंद्र की सरकार पे निर्भर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलते हैं। इस तरह से वो गवर्नर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश्ड है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसने बनाई? किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के मैक्सिमम चुने हुए मेंबर्स ने। यानी कि केंद्र में भी कोई एक ऐसी पार्टी होगी जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर्स आए होंगे। जैसे राज्य में कांग्रेस के आ गए थे पंजाब में, और वो पार्टी मान लीजिए कि बीजेपी है, तो बीजेपी के सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हैं पंजाब केंद्र की लोकसभा में, पार्लियामेंट की लोकसभा में। ऐसे में बीजेपी ने केंद्र की सरकार बनाई। बीजेपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में फ़र्क है। अब पंजाब राज्य में पार्टी कांग्रेस की, सरकार कांग्रेस की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, पार्टी बीजेपी, दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क है, दोनों में कन्फ्लिक्ट रहते हैं। ऐसे में पंजाब में एक गवर्नर भी हैं जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, जिसको नियुक्त राष्ट्रपति कर रहे हैं, और वो बीजेपी पार्टी द्वारा फॉर्म्ड गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस से चलते हैं। ये तो हो गया एक कंसेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कि गवर्नर का टेन्योर ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। यानी कि गवर्नमेंट का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है कि वो कितने समय तक गवर्नर रहेंगे, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहेंगे। अब यहाँ पर अभी मैं समझा के हटा हूँ कि प्रेसिडेंट का प्लेजर माने कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लेजर, क्योंकि प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलेंगे। ऐसे में प्रेसिडेंट जब चाहें गवर्नमेंट को, ये गवर्नर को ये कह सकते हैं कि रेजिग्नेशन सबमिट करिए। अगर वो रेजिग्नेशन नहीं सबमिट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब चाहें उन्हें निकाल दिया जा सकता है या रिप्लेस कर दिया जा सकता है किसी और से। मतलब उन्हें किसी और राज्य का गवर्नर बना दिया जा सकता है, वहाँ पर किसी और को नियुक्त किया जा सकता है, या उन्हें निकाल भी दिया जा सकता है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई? अब स्टेट्स ये कहते हैं कि गवर्नर इस तरह की अपॉइंटमेंट और डिसमिसल प्रोविज़न की वजह से पूरी तरह से केंद्र सरकार के पपेट की तरह बिहेव करते हैं, और राज्य चलाने के लिए गवर्नर को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नर के स्टेट में रोल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे वो लॉ मेकिंग की बात हो तो गवर्नर इंडिस्पेंसिबल पार्ट है विधानसभा का। गवर्नर इज़ द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द विधानसभा। विधानसभा प्लस राज्यपाल इज इक्वल टू कंप्लीट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा से और गवर्नर से बनती है। विधानसभा में बिल पास होने के बाद भी गवर्नर के पास वो बिल साइन होता है अगर, तब जा कर के वो कानून बनता है, और कानून बनेगा तो राज्य की सरकार कोई कामकाज कर पाएगी। इस लेवल पे भी गवर्नर महत्वपूर्ण। फिर कानून बन भी गया है, कोई भी कामकाज हो भी रहा है, वो कामकाज पर भी होना क्या है? गवर्नर के नाम पे होना है। कि गवर्नर को और बहुत शक्तियाँ हैं। गवर्नर जब सेटिस्फाई हो जाएं कि इस पर्टिकुलर स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन अगर मान ले तो वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, और अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाएं तो प्रेसिडेंट वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकेंगे। तो ये गवर्नर की रिपोर्ट आई और उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये भी देखिए गवर्नर एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं।
इसके अलावा बहुत से ऐसे बिल हैं राज्य के जो गवर्नर रिजर्व रख लेते हैं प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल गवर्नर प्ले कर रहे हैं। तो गवर्नर का एक बहुत ही प्रमुख रोल है किसी भी राज्य में, और वो गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस से चलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी न किसी पार्टी से ही नियुक्त हो करके आ रहे हैं। तो इस वजह से ये एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हो जाता है। ये अपॉइंटमेंट और ये डिसमिसल ही प्रॉब्लमेटिक है। होता क्या है, ध्यान से समझिए। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही गलत है, इतनी हाईएस्ट पोस्ट है एक लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नर एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं और उसमें गवर्नर का जिक्र है, और स्टेट लेवल पे हाईएस्ट पोस्ट है, स्टेट की हाईएस्ट पोस्ट है गवर्नर। इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन का टेन्योर फिक्स क्यों नहीं है? वो टेन्योर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे क्यों रखा गया? उसको परमानेंट क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं उनके अपॉइंटमेंट और डिसमिसल के प्रोविज़न को बहुत ज़्यादा रॉबस्ट बनाया गया? जैसे ध्यान से देखें तो प्रेसिडेंट तो इस तरह से अपॉइंट नहीं होते, प्रेसिडेंट का तो इलेक्टोरल कॉलेज से चुनाव होता है। हमारी कंट्री में ध्यान से देखें रिपब्लिक सिस्टम है, तो कंट्री लेवल पर तो आपने रिपब्लिक सिस्टम बना दिया, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड है। जैसे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर है, तो राज्य के स्तर पे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर है, देश के स्तर पे हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट है। वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है वाया इलेक्टोरल कॉलेज, और प्रेसिडेंट का डिसमिसल भी प्रॉपर इम्पीचमेंट से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चाहे तो निकल जाए, अपॉइंटेड बाय इलेक्टेड प्रोसीजर एंड डिसमिसल बाय इम्पीचमेंट। राज्य के स्तर पर जो गवर्नर है उसका ऐसा क्यों नहीं है? अपॉइंटमेंट उसका प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और वो उनका टेन्योर, उधर से प्रेसिडेंट का टेन्योर भी 5 ईयर का फिक्स है, तभी तो इम्पीचमेंट होता है ना, या मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट, टेन्योर फिक्स होता है, डिसमिसल इम्पीचमेंट के वाया होता है। इधर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट हैं, टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम कर रहे हैं, जब चाहे प्रेसिडेंट हटा देंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा पद इनका राज्य के स्तर पर है तो फिर इनको भी टेन्योर सिक्योर करें, ये सारी प्रोसीजर को रखें, अदरवाइज़ तो इनका 100% यूज़ हो जाता है एज अ पॉलिटिकल मशीनरी, और यहीं से सारी प्रॉब्लम हो जाती है। कई उदाहरण आपने देखे, जैसे कर्नाटक का मैं उदाहरण लेता हूँ, आप कहेंगे कि क्या ही कर देंगे। कर्नाटक में क्या हुआ, बिना शक्ति परीक्षण के, बिना फुल नंबर प्रेजेंट हुए BS येदियुरप्पा की सरकार बना दी। वहाँ के गवर्नर ने उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, येदियुरप्पा को, ध्यान से देखें। लेकिन एट द एंड येदियुरप्पा के पास पूरे नंबर्स अभी नहीं थे, इतनी मेजॉरिटी सीट्स नहीं थी, तो एट द एंड कल अगले दिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि शक्ति परीक्षण हो जल्दी से जल्दी कल। अब उन्हें पता था कि इतनी देर में मैं इतने MLAs नहीं खड़े कर पाऊंगा, तो उन्होंने फिर रेजिग्नेशन दे दिया और फिर सरकार कांग्रेस की बनी। लेकिन एक लेवल पर ज़रा सोचें, अगर सुप्रीम कोर्ट ना ये कहता कि कल से कल कराएं और इसमें 4-5 दिन का भी डिले हो जाता, तो कांग्रेस का आरोप ये था क्योंकि BS येदियुरप्पा की सरकार ऑलरेडी बना दी, गवर्नर ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी है, ऐसे में अब BJP हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, हमारे MLA तोड़ रही है। या तो हमारे MLAs को हाउस के फ्लोर पे आने से रोक देगी कि जब वहाँ पर गिनती हो तो तुम हाउस के फ्लोर से गायब हो जाना, ताकि हम उस समय के मेंबर जो प्रेजेंट हैं उसमें हमारे MLA, चाहे इन टोटल हाउस की मेजॉरिटी वाइज तो कम ही है, पर उस समय में अगर प्रेजेंट जितने MLA वो कम हो जाएंगे तो हमारे कम MLA भी पूरे हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 200 मेंबर्स का टोटल विधानसभा है कर्नाटका का, और ऐसे में ज़रा इमेजिन करके चलिए कि 91 MLA हैं BJP के, तो 200 मेंबर के टोटल हाउस में तो BJP को 101 MLA चाहिए थे, फिर सरकार बनेगी, लेकिन उनके 91 MLA ही हैं तो भी सरकार बना दी BS, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी थी। और गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि गवर्नर जिस भी पार्टी को चाहें बुला सकते हैं। ये एक कन्वेंशन है कि उन्हें लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना है, जो भी है, लेकिन वो किसी को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने की शक्ति ये गवर्नर की और राष्ट्रपति की होती है। अमूमन होता ये है कि अमूमन होता है कि मेजॉरिटी पार्टी के ही जो सांसद दल या विधायक दल का नेता है, विधायक दल का नेता है तो मुख्यमंत्री, सांसद दल का नेता है तो प्रधानमंत्री, ही इन्हीं को ही नियुक्त करना है। लेकिन जब कोई भी मेजॉरिटी में नहीं है फिर क्या करेंगे? असेंबली हंग हो गई ना, लटकी हुई।
ऐसे में लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने वाला खेल स्टार्ट होता है। और फिर यहाँ पर ये डिस्क्रिशन आ गई इनकी कि इन्होंने बुलाया, बीजेपी की लार्जेस्ट थी 91 सीट्स, लेकिन 101 तो नहीं है, टोटल स्ट्रेंथ तो हाउस की 200 थी। अब होगा क्या कि एक बारी जब ये करवा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी के कैंडिडेट को गवर्नर ने, अब मुख्यमंत्री के पास ये स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो एमएलएज को प्रलोभन दे दे कि मैं तुम्हें अपने मंत्रालय में मंत्री पद दे दूंगा, तुम या तो उस दिन गिनती से गायब रहो। जैसे कांग्रेस के ही कुछ मेंबरों से, 10 मेंबरों से कह दिया कि तुम गिनती वाले दिन वहाँ पहुँचना नहीं, तुम गायब हो जाओ, या तुम इतना बड़ा ग्रुप पूरा टूट के हमारी तरफ आ जाओ, हमारी सरकार बन गई है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको ये मंत्री पद मिलेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह रहा है तो फिर सब मानेंगे। तो उसके 2 सिनेरियो हो गए कि उस दिन, ध्यान से सुनो, उस दिन 200 वाले हाउस में से 20 मेंबर तो फुर्र हो गए और पहुँचे कितने, 180 पहुँचे ही 180, जिस दिन कॉन्फिडेंस मोशन आना था, जिस दिन सरकार को अपना विश्वास प्रस्तुत करना था। तो 180 का मेजॉरिटी क्या होता है, 91। 180 का मेजॉरिटी क्या होता है, 91। तो 91 सीटें तो आई थी बीजेपी की। बीजेपी फिर सरकार बना जाएगी कि नहीं, बना जाएगी। क्योंकि खेल ही ये है कि कॉन्फिडेंस मोशन में फ्लोर टेस्ट होता है, और फ्लोर टेस्ट का मतलब कि फ्लोर पे जितने प्रेजेंट है मेंबर, उनकी मेजॉरिटी काउंट होती है। आई बात समझ में। और जो 20 गायब हुए, बाद में उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिफेक्ट करार देके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो तो 20 ख़त्म ही हो गए ना, फिर उन पे री इलेक्शन होंगे। जब री इलेक्शन होंगे तो सरकार भी बीजेपी की होगी, जनता को दिख रहा है इन्हीं की सरकार है। तो जिनकी सरकार होती है या जिनकी सरकार बनती दिखे, जनता वोट उसी को देती है, क्योंकि जनता में भी ये सेंटीमेंट होता है कि हमने जीतने वाली पार्टी को वोट दिया। तो फिर ये उन 20 सीटों पे जो बाई इलेक्शन होंगे, उसमें बड़े आसानी से अपने 10, 12 या 15 बंदे जितवा जाएंगे। सेंटीमेंट ऐसा बन जाता है। खेला समझ में आया। तो गवर्नर के पास कितनी शक्तियाँ हैं फिर ये देखो। तो वो कहते हैं कि गवर्नर बड़ा पार्टीजन बिहेव करता है, बड़ा राजनीतिक सा बायस्ड बिहेव करता है, इसको ज़रा सेट करो, इसकी पोजीशन के ये सारे अपॉइंटमेंट के मोड को करेक्ट करो। अब फिर नेचुरल सवाल आपके दिमाग में आता है कि सर ये तो गलत है, सेंटर स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट तो है, ये तो वाजिब बात है कि स्टेट्स परेशान हो रहे हैं, ऐसा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्यों रखा, उन्हें दिखता नहीं था। जब हम लोगों को 15-20 मिनट का लेक्चर सुनने पे ही ये क्लियर हो गया कि ये गलत है, जबकि हम लोगों ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी कभी जा कर के कहीं नहीं लिखा, तो वो लोगों ने तो इतनी जेलें खट्टी, इतने साल तक उन्होंने संघर्ष किया, संग्राम किया, बैरिस्टर बने जा कर के ब्रिटेन में, उनको नहीं समझ आ रहा था कि ये प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने ये क्यों रखा। आप समझो, ज़रूरी भी है यही। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ध्यान से समझो। हमारे देश में हमने जो फेडरल सिस्टम अपनाया है, ये अपने आप में बड़ा यूनिक है। हमने पहले इंडिया बनाया, फिर इंडिया के अंदर हमने स्टेट्स कार्व आउट किए। 2 तरह से चीज़ें बन सकती हैं, अब उसको बनाते हैं, आओ समझाएं कैसे। आपने बचपन में वो खेल खेला होगा जिसमें आपको घर वाले खिलौना ला करके देते थे, गेम, जिसमें छोटे छोटे डब्बों को जोड़ के आप कुछ बनाते थे। अमेरिका वैसे बना है, छोटे छोटे डब्बे जोड़े और एक बड़ी शेप आ गई, तो स्टेट्स आपस में मिले और एक यूनाइटेड स्टेट आ गया। स्टेट्स के जुड़ने से स्टेट क्या हुए, यूनाइट हुए ना। तो जो लार्जर बॉडी उभर करके आई वो क्या थी, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया ऐसे नहीं बना। इंडिया कैसे बना, अब आप लोगों ने वो भी देखा होगा, कई तरह के रिलीजियस प्रोग्राम या कई शादियों में जाते होंगे, एक ब्लैक कलर का लाइटिंग एलईडी बोर्ड है, आप उसमें देखेंगे पहले एक बिग शेप, एक बिग इमेज इमर्ज होती है, उसमें छोटी छोटी शेप्स एलईडी बल्ब्स की फॉर्म में इमर्ज होती हैं। तो इंडिया बिल्कुल वैसा है कि पहले एक इंडिया बनाया, उसके अंदर फिर स्टेट्स बनाए, जैसे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के समय में। तो इंडिया की एग्जिस्टेंस को सुप्रीम रखा गया है, ज़्यादा रियल माना गया है, ज़्यादा सब्सटेंशियल माना गया है। ये एक सत्य है, इंडिया कुछ नहीं हो, इंडिया किधर भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि डब्बे डब्बे जोड़ करके जो शेप बनी है, उसमें से डब्बा अलग भी हो सकता है ना, डब्बे अलग भी हो सकते हैं, तो शेप बदल जाएगी। लेकिन जब पहले एक लार्जर शेप एलईडी की बनी गई है, उसमें जो शेप्स हैं वो कभी भी देखें जलती बुझती रहती हैं, बट वो जो लाइन चलती रहती है, रनिंग लाइन कभी नहीं बुझती, वो रनिंग रहती है।
उसके अंदर अब क्या जल रहा है, क्या बुझ रहा है, क्या जल रहा बुझ रहा है, रनिंग लाइन इज कंटिन्यूअस। इंडिया वैसे बना है, ये शेप तो यही है, अब अंदर क्या बनाना है देख लो, समझ आई बात। तो अंदर अंदर ही एडजस्ट करते रहते हैं। अब जैसे आंध्र प्रदेश था और इधर तेलंगाना बना। अब आप मुझे एक बात बताएं, हमारी जो ईस्टर्न कोस्ट की आउटलाइन है उसमें कोई चेंज आया? ईस्टर्न कोस्ट की बाउंड्री आज भी वैसी है, लेकिन अंदर देखें तो आज परिवर्तन आ गया, एक आंध्र हो गया, एक तेलंगाना हो गया, लेकिन कोस्ट तो वैसा ही चल रहा है, सिस्टम तो वैसा ही चल रहा है, सारा इसी तरह से चलता है। कुछ भी बनाते रहो, वो बाउंड्री, वो रनिंग लाइन चलती रहेगी। ऐसे में इंडिया बड़ा सत्य है, ऐसा माना। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि एक इंडिया बना दिया, ये पहली चीज़। अब इसमें राज्य बनेंगे। राज्य बनाने का उद्देश्य क्या है? कंट्री में डाइवर्सिटी भी चेरिश हो, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करे, अलग अलग कस्टम कल्चर मैनर हैं वो अपने आप को उभरता हुआ देखें, उनको कोई एनक्रोच ना करे। कारण कंट्री में केंद्र में जो भी सरकार होगी वो पॉपुलर इलेक्शन के माध्यम से आएगी। पॉपुलर इलेक्शन के माध्यम से का मतलब है कि सारी जनता उसमें वोट डालेगी, जो 18 साल से कम उम्र के नहीं हैं लोग, वो सारे वोट डालेंगे उसमें और वो चुन करके आएंगे। और ऐसे में 80% मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी की है, तो ये तो ऑलवेज ही इस्टेब्लिश रहेगा कि 100% में से 80% जब एक ही कम्युनिटी है, तो केंद्र की सरकार में जो भी मंत्री या प्रधानमंत्री रहेंगे उनमें डोमिनेंस उस कम्युनिटी का रहेगा। और ये आप दूर क्या जाना, आप ध्यान से देखें, आज़ादी सब तक जितने प्रधानमंत्री हैं आप उनमें देखें मेजॉरिटी कम्युनिटी के प्रधानमंत्री कितने हुए हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के कितने हुए हैं। ये पहला सवाल मेरा आपसे। अब दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे मैं, आप मुझे उसमें बताइए मुस्लिम प्रधानमंत्री कितने हुए हैं, दिखाइए, कोई गिनवाइए। राष्ट्रपति फिर हुए हैं, प्रधानमंत्री कितने हुए हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और पॉपुलर पोजीशन का अंतर पता लग गया, क्लियर हो गया ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अब आप मुझे बताइए राज्यों में, स्टेट्स में मुस्लिम मुख्यमंत्री कितने हुए हैं राज्यों में, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ऑलवेज मुस्लिम हुआ है। स्टेट्स अलग बनाने का इम्पैक्ट देखा आपने। तो देखिए, एक केंद्र की सरकार होगी, लेकिन उसमें ये टेंडेंसी रहेगी कि एक कम्युनिटी से डोमिनेटेड रहेगी वो गवर्नमेंट, क्योंकि अपन पॉपुलर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। सीधे वोट डालेगी जनता और फिर वो कैंडिडेट पहुंचेंगे। ऐसे में उस कम्युनिटी से, एक कम्युनिटी से डोमिनेटेड सरकार पूरे देश के लेवल पर अलग अलग क्षेत्र में इतनी डाइवर्सिटी है, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, मैनर, हो सकता है वो सरकार उन सारी डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट ना कर पाए। इसलिए हमने फिर इस डाइवर्सिटी को और वो कम्युनिटीज़ भी कभी ऐसे देश में रहना पसंद नहीं करेंगे। बंटवारे का आधार यही तो था, बंटवारा क्यों हुआ था, पार्टीशन क्यों हुआ था कंट्री का। तो वो कम्युनिटीज़ कहाँ रहना पसंद करेंगी? जब वो कम्युनिटीज़ ये देख पाएंगी कि भाई एक पॉलिटिकल यूनिट सेंटर है यानी कि देश, और दूसरा पॉलिटिकल यूनिट स्टेट्स भी हैं, और वो स्टेट्स भाषा के आधार पर हैं तकरीबन। ऐसे में उस भाषा को बोलने वाले, उस कस्टम कल्चर मैनर वाले लोगों की उस पर्टिकुलर स्टेट में मेजॉरिटी होगी, और फिर उनसे सरोकार, उनको ऐसा लगेगा कि हमारे इंटरेस्ट को सर्व करने वाली सरकारें हमारे राज्य में बनेंगी। तो इसलिए अब आपसे मैं अगला सवाल पूछता हूँ, कितने राज्यों में आपने सिख मुख्यमंत्री देखे? कितने राज्यों में? नहीं। लेकिन पंजाब में मुख्यमंत्री जब भी देखा तो कौन सा देखा, कैसे देख लिया? वो सिस्टम समझिए, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पर राज्य बन रहा है, और लैंग्वेज आ रही है आपकी कम्युनिटी, कल्चर, कस्टम से, और वही लोगों की मेजॉरिटी है उस राज्य में। और पॉपुलर इलेक्शन के मेथड को फॉलो करें तो फिर उसी तरह की कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, यूनिक कैरेक्टर को, डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट को सर्व करने को लेकर के जन्मी पॉलिटिकल पार्टियाँ, फिर वही पॉलिटिकल पार्टियाँ उनमें कैंपेन करती हैं, और फिर वही पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंपेन अगर लोगों को जच रहे हैं तो उन्हें वोट करते हैं, फिर उन्हीं में से लोग उठ करके मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहे प्रकाश सिंह बादल हों, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे कोई भी हो, आपने देखा हो। तो ये राज्य है, तो राज्य अपने लेवल पे महसूस कर रहा है। केंद्र के स्तर पर भी एक प्रधानमंत्री हैं, सिखों के प्रधानमंत्री भी बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने देखे होंगे। तो इस तरह से देश चल रहा है। तो राज्य बनाने की आवश्यकता पड़ गई, ये राज्य बनाने पड़ेंगे, और राज्य को केंद्र के आशीर्वाद पे नहीं रखना,
राज्य को संविधान का दर्जा देना, केंद्र के ब्लेसिंग पे नहीं टिका हो कि केंद्र जब चाहे राज्य बना ले या ख़त्म कर दे। स्टेट अगर होंगे तो स्टेट की एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन से इंश्योर होगी, सेंटर की जिस तरह से हो रही है। इस तरह से स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट रखी, कॉन्करेंट लिस्ट में भी जगह दी। स्टेट के लिए फाइनेंशियल रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, सारे कॉन्स्टिट्यूशन